बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सीरिया में आईएस के आखिरी शहरी गढ़ दीर अल-ज़ोर टाउन पर सरकारी फौज का कब्जा। इराक में भी आईएस को धक्का, सरकारी फौजें अल-कायम शहर में दाखिल हो गईं। ईरान के अल-कायदा से ताल्लुकात रहे, CIA ने किया दावा। जवाद ज़रीफ ने कहा 9/11 में अमरीकी इत्तेहादियों के रोल पर पर्दा डालने की कोशिश है। बाल्फर डिक्लेरेशन के 100 साल, फलस्तीनियों ने मनाया ब्लैक डे। ट्रंप के एशिया दौरे से पहले अमरीकी जहाजों ने कोरिया के आसमान पर भरी उड़ानें, नॉर्थ कोरिया पर हमले की मशक़ें। नवाज शरीफ करप्शन के केस में अदालत में पेश, कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हिंदू दहशतगर्दी का मसला उठाने पर कमल हासन के खिलाफ मुकदमा। अदाकार प्रकाश राज ने कहा, मजहब के नाम पर डर फैलाना टेररिज्म नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, दस्तूरी बेंच फैसला करेगी। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात सीरिया की। सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने दीर अल-ज़ोर शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और उसे आईएस से छीन लिया है। एक फौजी ओहदेदार ने सीरियन मीडिया को बताया कि इत्तेहादी फोर्सेस के साथ सरकारी फौज ने दीर अल-ज़ोर शहर को पूरी तरह से दहशतगर्द तंजीम आईएस के शिकंजे से आज़ाद करा लिया है। इस ओहदेदार ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान कई दहशतगर्द और उनके कमांडर्स हलाक हुए। सरकारी फौज ने आईएस के हथियारों के एक डिपो पर भी कब्जा कर लिया। दीर अल-ज़ोर सीरिया में आईएस के असर वाला आखिरी शहरी इलाका था। दीर अल-ज़ोर पर 2014 से आईएस का कब्जा था। यह तेल की दौलत से मालामाल सूबे का एक अहम इलाका है। दीर अल-ज़ोर पर कब्जे के लिए सीरियन फौज ने सितंबर के महीने में ऑपरेशन शुरू किया था और 3 साल से जारी घेराबंदी को तोड़ दिया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह सीरियन फौज की एक अहम कामयाबी है और अब सरकारी फोर्सेस बचे कुचे हिस्सों पर भी अपनी अमलदारी कायम करने की कोशिश करेंगी। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि अभी दीर अल-ज़ोर सूबे के तकरीबन 40% हिस्से पर आईएस का कंट्रोल है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना ने बताया कि फौजी यूनिट्स ने दीर अल-ज़ोर के अल-हमीदिया इलाके पर भी दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। सीरिया की सरकारी टेलीविजन ने तस्दीक की कि शहर को पूरी तरह से आईएस दहशतगर्दों से पाक कर दिया गया है। खबरों में कहा गया कि सरकारी फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने टाउन के आसपास बाज मकामात पर बचे कुछ आईएस मिलिटेंट्स की सफाई के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। दीर अल-ज़ोर से लड़ाई की वजह से 3,50,000 सिविलियंस बेघर हुए। दीर अल-ज़ोर काफी अहम शहर है जो दरियाए फरात के किनारे वाक़ है। यह रक्का और इराकी सरहद के दरमियान है। आईएस ने दोनों इलाकों को मिलाकर फरात नाम से एक सूबा बनाने का ऐलान किया था। सीरियन ओहदेदारों ने बताया कि दीर अल-ज़ोर ऑपरेशन के दौरान इसराइल ने अपने हवाई हमलों की मदद से दहशतगर्दों की मदद की कोशिश की। सीरिया की फौज और अमेरिका की ताईद रखने वाली कुर्द फोर्सेस के दरमियान दूसरे हिस्सों पर भी कंट्रोल के लिए दौड़ चल रही है। हाल ही में अमेरिका की ताईद रखने वाली कुर्द फोर्स SDF ने रक्का पर कब्जा किया था। सीरिया की सरकारी फौज को सितंबर 2015 से रशिया की हवाई मदद हासिल है और इसी मदद की वजह से आईएस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ लड़ाई का नक्शा बदल गया है। सीरिया में गोलान पहाड़ियों के इलाके में एक गांव में खुदकुश कार बम हमला हुआ जिससे कम से कम 9 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि इस इलाके में सरकारी फौज और बागियों के दरमियान झड़पें हुई। साना न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि यह हमला हज़र टाउन में किया गया। इस हमले के लिए अल-नुसरा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसमें 23 लोग जख्मी भी हुए। हिजबुल्लाह की मीडिया शाख ने खबर दी है कि सरकारी फौजें आईएस के बचे कुछ इलाकों पर बमबारी कर रही हैं। दीर अल-ज़ोर सूबा इराकी सरहद के करीब वाक़ है।
इराक से अहम खबर आ रही है। इराकी फौजें अल-कायम शहर में दाखिल हो गई हैं। ये इराक में आईएस के कंट्रोल वाले बचे कुछ इलाकों में से एक है जो अंबार सूबे में वाक़ है। इराक के फौजी कमांडर्स के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। एयरफोर्स की मदद रखने वाली इराकी फौजों ने शहर में आईएस के ठिकानों पर तोपखाने से भयानक गोलाबारी की। इराकी फौज और काउंटर टेररिज्म सर्विस के सिपाहियों ने अल-कायम शहर के मरकजी इलाकों में कार्रवाई शुरू की है। फौज के आला ओहदेदार मेजर नोमान आबिद ने यह बात बताई। एक और ऑफिसर ने कहा कि अल-कायम के गाजा डिस्ट्रिक्ट को भी मिलिटेंट्स के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। उन्होंने कहा कि काउंटर टेररिज्म पुलिस और कबायली फाइटर्स ने झड़पों के बाद गाजा डिस्ट्रिक्ट को आजाद करा लिया। इस लड़ाई में कई दहशतगर्द हलाक हुए और कई फरार हो गए। इराकी हशद शाबी फोर्स ने एक बयान में कहा कि मिलिटेंट्स ने बाद सिविलियंस के घर जला दिए ताकि ये तासुर पैदा किया जा सके कि हवाई हमले की वजह से ये घर जले हैं। हशद शाबी ने कहा कि आईएस के कई मिलिटेंट्स सीरिया के अबू कमाल शहर को फरार हो गए हैं। अबू कमाल दिरलजोर का एक टाउन है। हशद शाबी ने बताया कि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीरिया सरहद पर वाक़ बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। पिछले हफ्ते इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल-अबादी ने कहा था कि आईएस मिलिटेंट्स के पास मौत या हथियार डालने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सऊदी अरब ने यमन के अलहूसियों पर यमन सऊदी सरहद पर 5000 माइंस बिछाने का इल्जाम लगाया है। यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए सऊदी ओहदेदार ने यह इल्जाम लगाया। मनाल रिजवान ने, जो सऊदी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी और सियासी कोऑर्डिनेटर हैं, कहा कि सऊदी अरब का इत्तेहाद यमन में एक जायज हुकूमत को बहाल करने की कोशिशें कर रहा है और अदन, अबियान, दयाला, ताइज, लहज, सादा, सना और दूसरे इलाकों में माइंस की सफाई का काम शुरू किया है। मनाल रिजवान ने कहा कि इन माइंस से लोगों की जिंदगियों को खतरा है। उन्होंने कहा कि अलहूसियों ने कई जगहों पर माइंस बिछाई हैं जो नजर नहीं आती। उन्हें पत्थरों और दूसरी चीजों में छुपाया जाता है जिनसे सिविलियंस के लिए कई खतरे पैदा हो गए हैं। मनाल रिजवान ने कहा कि अलहूसियों ने माइंस बिछाने के लिए बच्चों से काम लिया और उनकी जिंदगियों को भी जोखिम में डाला। इस दौरान एक खबर में कहा गया कि सऊदी अरब ने मुसलसल दूसरे दिन यमन के कई इलाकों में बमबारी की। कम से कम 9 लोगों के हलाक होने की खबरें मिली हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने दावा किया कि पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से जब्त दस्तावेज़ात से ईरान और अल-कायदा के दरमियान खुफिया मामलतों का पता चला है। अमरीका की स्पेशल फोर्सेस ने 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के ठिकाने पर धावा किया था और वहां से कई चीजें जब्त की थी। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने अल-कायदा के बास कारकुनों को आने जाने में सहूलतें पैदा की और कई को पनाह दी। ये फाइलें एक ऐसे वक्त जारी की गई हैं जब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमरीका के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है कि ईरान ने अल-कायदा की मदद की थी। जवाद ज़रीफ ने इस दावे को धोखा करार दिया और कहा कि ये 9/11 हमलों में अमरीका के इत्तेहादियों के रोल पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि CIA 9/11 में अमरीका के इत्तेहादियों के रोल को धो नहीं सकती। जवाद ज़रीफ ने 19 सफ़ात की एक रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद ये ट्वीट किया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान ने 9/11 हमलों से पहले अल-कायदा की मदद की थी। ये दस्तावेज़ात 37,000 कागजात का हिस्सा है। इन दस्तावेज़ात में अल-कायदा के साबिक लीडर उसामा बिन लादेन के हवाले से कहा गया कि जो भी अमरीका पर हमला करना चाहता है, ईरान उसकी मदद के लिए तैयार है। इस दस्तावेज के मुताबिक यह भी मालूम हुआ कि ईरान और अल-कायदा अपने इख्तिलाफात दूर कर सकते हैं और अमरीका से मुकाबले का जब मामला हो तो हाथ मिला सकते हैं। ईरानी मीडिया में कहा गया कि ऐसे इल्जामात का जवाब अमरीका की साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन कई बार दे चुकी हैं। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसियों और CIA ने ही अल-कायदा को बनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमरीका ईरान का दुश्मन नंबर 1 है और सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान ईरान के खिलाफ अमरीका की दुश्मनी की शिद्दत को जाहिर करता है। टेलीविजन पर पेश की जाने वाली तकरीर में खामनाई ने कहा कि न्यूक्लियर डील हो या कोई और मामला, ईरान अमरीका के दबाव में नहीं आएगा। इस मौके पर मौजूद नौजवानों ने अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की और इस तारीखी समझौते पर अमलावरी की जरूरत पर जोर दिया। मैक्रोन ने पुतिन से बातचीत के दौरान उनसे उनके हालिया ईरान दौरे के नतीजों के बारे में भी बात की। ईरानी पार्लियामेंट मजलिस के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल और सऊदी अरब का गठजोड़ है। उन्होंने ईरान के शहर कुम में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सहयून इसराइल और सऊदी अरब दोनों ईरान के दुश्मन हैं और खित्ते में उन्होंने इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। अली लारिजानी ने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अमरीका को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के ताल्लुक से सऊदी अरब की दुश्मनी पहले खुफिया हुआ करती थी, लेकिन अब वो खुलकर ईरान से दुश्मनी जाहिर कर रहा है और खित्ते में दहशतगर्दों और इनकलाब के दुश्मनों को भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल अल-नुसरा फ्रंट की मदद कर रहा है।
फलस्तीनियों ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर कई जगह एहतजाजी मुजाहरे किए। फलस्तीनी शहरों में इस मौके पर जुमेरात को ब्लैक डे मनाया गया। इसके अलावा कई दूसरे मुल्कों में भी इस हवाले से कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स रखे गए। पहली आलमी जंग के दौरान 2017 में 2 नवंबर की तारीख को बाल्फोर डिक्लेरेशन मंजूर किया गया था, जो इसराइल को बनाने की बुनियाद है। नाबलस, रामल्ला, जेनिन, बैतलहम, गाजा, अल खलील और दूसरे टाउन्स में काला दिन मनाया गया। इस मौके पर स्कूल, कॉलेजेस में बाल्फोर डिक्लेरेशन और फलस्तीनियों पर उसके असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए प्रोग्राम्स रखे गए। ब्लैक डे के मौके पर फलस्तीनियों ने काला लिबास पहना और काले झंडे लहराए। फलस्तीनियों ने बरतानिया से मुतालबा किया कि वो बाल्फोर डिक्लेरेशन की मंजूरी के लिए फलस्तीनी कौम से माफी मांगे। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर लंदन में एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा मे ने कहा है कि उन्हें इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल पर फख्र है। अपोजिशन लेबर पार्टी ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर तकरीब का बॉयकॉट किया। इस मौके पर उसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे ट्विटर के एक मुलाजिम ने नौकरी के आखिरी दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया और दुनिया भर में व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हुई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया में आईएस के आखिरी शहरी गढ़ देर अल-जोर टाउन पर सरकारी फौज का कब्जा। इराक में भी आईएस को धक्का, सरकारी फौजें अल-कायम शहर में दाखिल हो गईं। ईरान के अल-कायदा से ताल्लुकात रहे, CIA ने किया दावा। जवाद ज़रीफ ने कहा 9/11 में अमरीकी इत्तेहादियों के रोल पर पर्दा डालने की कोशिश है। बाल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल, फलस्तीनियों ने मनाया ब्लैक डे। ट्रंप के एशिया दौरे से पहले अमरीकी जहाजों ने कोरिया के आसमान पर भरी उड़ानें, नॉर्थ कोरिया पर हमले की मशक़ें। नवाज शरीफ करप्शन के केस में अदालत में पेश, कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हिंदू दहशतगर्दी का मसला उठाने पर कमल हासन के खिलाफ मुकदमा। अदाकार प्रकाश राज ने कहा मजहब के नाम पर डर फैलाना टेररिज्म नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, दस्तूरी बेंच फैसला करेगी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि कोरिया के इलाके में अमेरिका के जंगी हवाई जहाजों ने उड़ान भरी और जंगी मशक़ें की। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिका और साउथ कोरिया के B-1B बमबार जहाजों और दूसरे हवाई जहाजों ने गवाम में अमेरिका के एयरफोर्स अड्डे से उड़ानें भरी, जिनका मकसद नॉर्थ कोरिया में हमलों की मशक़ करना था। अमेरिकी एयरफोर्स ने तस्दीक की कि उसने कोरिया के इलाके में मशक़ें की हैं। एयरफोर्स ने एक बयान में कहा कि इन मशक़ों का मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका के जंगी हवाई जहाजों ने एक ऐसे वक्त कोरिया के आसमानों में ये उड़ानें भरी जब सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया का दौरा करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान कई महीनों से तनाव पाया जाता है। सदर बनने के बाद अपने पहले एशिया दौरे के दौरान ट्रंप साउथ कोरिया, चाइना, जापान, वियतनाम और फिलीपाइंस जाएंगे। ट्रंप का एशिया दौरा जुमे से शुरू हो रहा है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात पर चाइना के एक बैंक के साथ लेन देन बंद कर दिया है। ऐसा इल्जाम लगाया गया कि इस बैंक ने नॉर्थ कोरिया को पाबंदियों से बचने में मदद दी।
नॉर्थ कोरिया ने जापानी मीडिया की एक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सितंबर के महीने में एक न्यूक्लियर साइट पर हादसे में 200 से ज्यादा लोग हलाक हुए। जापान के एक टीवी नेटवर्क ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पर सुरंग ढह जाने से 200 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट को झूठ करार दिया और कहा कि इसका मकसद नॉर्थ कोरिया की इमेज और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के शोबे में नॉर्थ की तरक्की की अहमियत को घटाना है। कनाडा ने गैर मुल्कियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। हुकूमत ने अगले 3 साल में 10 लाख लोगों को इमिग्रेशन देने का ऐलान किया है। कनाडा की मीडिया में कहा गया कि लिबरल हुकूमत मुल्क में वर्कफोर्स की किल्लत से निपटने के लिए इमिग्रेशन को बढ़ाएगी। कनाडा के वजीर इमिग्रेशन अहमद हुसैन ने कहा कि अगले 3 साल के दौरान 50,000 कनेडियन रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए आने वाले लोग रिटायर होने वाले लोगों की जगह ले सकते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद में एक एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके अरकान खानदान के साथ मुस्लिम लीग नून के कई लीडर्स और कारकुन भी अदालत में आए। इस मामले की सुनवाई को मुलतवी कर दिया गया है। नवाज शरीफ ने 50 लाख रुपए की 2 श्योरिटीज दाखिल की। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। करप्शन के केसों की वजह से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा। अदालत में नवाज शरीफ ने कुछ देर के लिए मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्हें किसी वजह के बगैर सजा दी जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए बंद हो गया। ट्विटर कंपनी ने एक बयान में कहा कि ट्विटर के एक ओहदेदार ने ट्रंप का अकाउंट जानबूझकर बंद कर दिया था। इस ओहदेदार का कंपनी में आखिरी दिन था। ट्रंप का अकाउंट 11 मिनट तक बंद रहा। कंपनी इस मामले की छानबीन कर रही है। ट्रंप ट्विटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनके 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्रंप ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। जितनी देर ट्रंप का अकाउंट बंद रहा उतनी देर ये मैसेज स्क्रीन पर आ रहा था कि सॉरी दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, यानी माफ करना ये पेज मौजूद नहीं है। दुनिया भर में मशहूर मैसेज सर्विस व्हाट्सएप जुमे को कुछ देर तक डाउन हो गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बारे में लिखा। व्हाट्सएप कंपनी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह सर्विस जुमे को क्यों बंद रही। हिंदुस्तान में भी व्हाट्सएप सर्विस काफी मुतासर रही। इसके अलावा अमेरिका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूरोप के कई मुल्क भी मुतासर रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया में तेजी के साथ तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। दिल्ली में 3 रोजा वर्ल्ड फूड इंडिया कांग्रेस के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रैंकिंग में गैर मामूली तौर पर आगे आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 में हमारा रैंक 142 था और अब हम 100 पर पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी बैंक की तहकीक के मुताबिक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और हिंदुस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में अगर कांग्रेस हुकूमत बनाती है तो तमाम तबकात को साथ लेकर चलेगी। गुजरात के पार्डी में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम 10 या 15 लोगों के लिए गुजरात को नहीं चलाएंगे बल्कि गरीब लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि हिंदुस्तान में रोजगार सबसे बड़ा मसला है। मोदी हुकूमत लोगों को रोजगार पहुंचाने में नाकाम साबित हुई है। तमिल सुपरस्टार कमल हासन की तरफ से हिंदू दहशतगर्दी का मसला उठाए जाने के बाद एक और अदाकार प्रकाश राज ने इस बहस को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अगर मजहब, तहजीब और अखलाक के नाम पर डर पैदा करना दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है। नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले प्रकाश राज ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने हिंदू ग्रुपों की तरफ से लोगों को मार मार कर हलाक करने, सड़कों पर नौजवान जोड़ों के साथ मारपीट और गाली गलोच के वाकयात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखलाक के नाम पर मेरे मुल्क की सड़कों पर नौजवान जोड़ों के साथ बदसलूकी और गाली गलोच दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में नौजवान जोड़ों पर एंटी रोमियो स्क्वाड्स के हमलों का भी हवाला दिया। मुल्क में पिछले 2-3 साल से पेश आने वाले मॉब लिंचिंग के वाकयात का जिक्र करते हुए प्रकाश राज ने कहा कि बीफ के शुबे में कई लोगों को मारा गया। अगर ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है। अदाकार ने यह भी कहा कि नाराजगी की मामूली आवाज़ों को भी खामोश कराना दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है। सुपरस्टार कमल हासन ने एक दिन पहले एक तमिल मैगजीन में कॉलम लिखते हुए कहा था कि हिंदू ग्रुपों में दहशतगर्दी एक हकीकत है। बीजेपी ने उनके इस बयान पर सख्त एतराज़ किया है और उनका तकाबुल लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद से किया है। आरएसएस ने भी कमल हासन से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इस दौरान खबर है कि अदाकार कमल हासन के खिलाफ एक केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कमल हासन के बयान के जवाब में उन्हें अखलाकी एतबार से करप्ट शख्स करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों और मोबाइल फोन्स वगैरह को आधार से लिंक करने के मामले में दखल अंदाजी से इनकार कर दिया है। अदालत ने मरकजी हुकूमत से कहा कि वो कंपनियों से कहे कि मैसेजेस रवाना करते हुए मोबाइल फोन नंबर्स और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख के बारे में बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को दस्तूरी बेंच पर छोड़ रही है, जो नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस मामले में सुनवाई करेगी। अदालत ने इसके साथ साथ बैंकों और मोबाइल फोन कंपनियों से कहा कि वो अपने मैसेजेस के जरिए लोगों में दहशत न फैलाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिसर्च की बात अगर माने तो औरतों को मर्दों के बराबर तनख्वाह हासिल करने और दफ्तरों में बराबर नुमाइंदगी के लिए 217 साल इंतजार करना पड़ेगा। दुनिया के 144 मुल्कों में यह सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड और रवांडा ने तालीम, सेहत, मईशत, मौक़ों और दूसरे लिहाज से अच्छा काम किया है, लेकिन यमन, पाकिस्तान, सीरिया, चाड और ईरान आखिरी दर्जों में है। इस रिसर्च के मुताबिक तालीम के शुबे में औरतों ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है। वो 13 वर्षों में इस शुबे में जिनसी फ़र्क को खत्म कर सकती हैं, लेकिन सियासी ताकत हासिल करने में बराबरी के लिए उन्हें 99 साल इंतजार करना पड़ सकता है। हिंदुस्तान की औरतों की हॉकी टीम 2017 के एशिया कप फाइनल में पहुंच गई है। हिंदुस्तानी लड़कियों ने मेजबान जापान को एक सख्त सेमीफाइनल में 4-2 से हराया। अब फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला चाइना से होगा। हिंदुस्तान की तरफ से गुरजीत कौर ने 2, नवजोत कौर और लालिर सियामी ने 1 गोल किया। फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया में आईएस के आखिरी शहरी गढ़ दीर अल-ज़ोर टाउन पर सरकारी फौज का कब्जा। इराक में भी आईएस को धक्का, सरकारी फौजें अल-कायम शहर में दाखिल हो गईं। ईरान के अल-कायदा से ताल्लुकात रहे, CIA ने किया दावा। जवाद ज़रीफ ने कहा 9/11 में अमरीकी इत्तेहादियों के रोल पर पर्दा डालने की कोशिश है। बाल्फर डिक्लेरेशन के 100 साल, फलस्तीनियों ने मनाया ब्लैक डे। ट्रंप के एशिया दौरे से पहले अमरीकी जहाजों ने कोरिया के आसमान पर भरी उड़ानें, नॉर्थ कोरिया पर हमले की मशक़ें। नवाज शरीफ करप्शन के केस में अदालत में पेश, कार्रवाई 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। हिंदू दहशतगर्दी का मसला उठाने पर कमल हासन के खिलाफ मुकदमा। अदाकार प्रकाश राज ने कहा मजहब के नाम पर डर फैलाना टेररिज्म नहीं तो और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दस्तूरी बेंच फैसला करेगी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।